जो मैं राजस्थान की विधानसभा में चयन होके गया था, उसकी प्रोसेस थी माई भारत पोर्टल ऐप के ऊपर एक 30 सेकंड की वीडियो अपलोड करनी थी विकसित भारत को लेके। देखो 3 मिनट बोलने के लिए कम से कम 30 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा, आज हमारे संविधान की यात्रा को 75 वर्ष तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें अपने अधिकार तो पूर्ण रूप से चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे। देश के लिए दौड़ सको तो दौड़ो, चल सको तो चलो, रेंग सको तो रेंगो। समझो मेरी बात को कि एक गांव से पढ़ा हुआ एक छात्र जो शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वो डरा हुआ होता है। वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। मेरे स्कूल लाइफ के टीचर्स के बाद एबीवीपी ने मुझे बोलना सिखाया है। मेरे एज से बड़े थे, उनसे मेरी मित्रता। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि नशे की गोलियां बिक रही हैं। पहले बुला लिया गया विधानसभा में, तो लगभग 140 प्रतिनिधि थे, हम सभी साथ में थे। कभी कोई लाइट चालू कर देता है, कभी लाइट बंद कर देता है, कोई फैन बंद कर रहा है, कोई फैन चालू कर रहा है। वो जो आपको लोकेशन है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी, वो गवर्नमेंट ने करी थी। गवर्नमेंट ने की। मेरा एक ऐसा स्पेस था जिसके अंदर सबसे बात टेबलें बजी। बोलना जरूरी है, 5 लोगों के सामने अपनी बात रखनी आनी चाहिए, तभी आपको कोई समझ पाएगा। उन्होंने इतना फेक रूमर फैलाया, इतना फेक न्यूज़ फैलाई है कि सर भारत का मजाक बना के रख दिया उन्होंने वर्ल्ड वाइड। भारत की नारी शक्ति केवल रोटियां बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो हर क्षेत्र के अंदर हर फील्ड में अपना 100% देती है और दे भी रही है। खम्मा गणी, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम सा आप सभी को। मैं आपका प्यारा दोस्त और होस्ट सुमित। आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ पार्लियामेंट के टॉपिक के ऊपर। यूथ की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि राजस्थान सीकर से यूथ पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि इनका कार्य है काफ़ी इम्पैक्टफुल कार्य है। अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही मजबूत और दृढ़ता के साथ उनको कार्य कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस पॉडकास्ट शो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। तो लीजिए मिलवाते हैं आपको सत्येंद्र योगी जी से। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपकी समस्त टीम का धन्यवाद देता हूं कि इस खास बातचीत के लिए आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो सर मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये हाल ही में बता देना चाहता हूं कि हमारे सत्येंद्र योगी जी राजस्थान के अंदर टोटल 3 युवा सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक हमारे सत्येंद्र योगी जी है। राजस्थान में 2.5 करोड़ की युवा पॉपुलेशन है, जिनमें से हमारे सत्येंद्र जी सेलेक्ट हुए यूथ पार्लियामेंट के स्पीच के लिए, जो कि उड़ीसा में होने वाली है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई है जान करके, और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। आपको सीकर ही नहीं, पूरा राजस्थान आपको जानेगा इस चीज़ के लिए। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यूथ पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है राजस्थान सीकर से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के युवा जो नहीं जानता है उसके लिए भी, और जो जानता है उसके लिए भी, कि आखिर यूथ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका वर्चस्व क्या है, जो आप हमें बताना चाहेंगे। देखिए, यूथ पार्लियामेंट का मतलब है कि युवाओं को आगे लाना। युवाओं को मंच नहीं मिल पाता राष्ट्र के मुद्दों में अपनी बात रखने का। यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर युवा मजबूती से देश के मुद्दों पे अपनी बात रख सकता है और उनकी वो बात सुन सकती है। सामान्य परिवार से किसान, मजदूर, गरीब वर्ग से आने वाले छात्रों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ी योजना है सरकार की युवाओं के लिए कि युवाओं को आगे लाना। युवा आगे आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं, मजबूती के साथ अपनी बात रख पाते हैं, और उनकी इस बात की सुनवाई होती है। जो उनके निजी विचार होते हैं, जो राष्ट्र हित में, देश हित में योगदान देना चाहते हैं, युवाओं के विचार लिए जाते हैं। यह यूथ पार्लियामेंट है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आज आप इस मुकाम पे हैं, यूथ पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो आज मैं जितना मुझे जानना है, जितना मैं सुनता हूँ आपके बारे में, आपकी टोटल यूथ पार्लियामेंट की एक स्पीच हुई है अभी तक। हाँ, पार्लियामेंट के लिए जयपुर की विधानसभा में इनकी हाल ही में एक स्पीच हुई है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी संविधान की यात्रा को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 75 वर्ष की यात्रा ने भारत की प्रकृति को आकार देने का काम किया, भारत की दिशा व दशा बदलने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा विश्व भर के अंदर सबसे महान लोकतंत्र की यात्रा थी। अध्यक्ष महोदय, आज भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार तो पूर्ण रूप से चाहिए, लेकिन वो अपने कर्तव्य भूल रहे, अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं कर पा रहे। आज हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि हम अपने अधिकारों के लिए आम व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। हमारा संविधान
भारत की एकता का आधार है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत की एकता आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे संविधान की यात्रा को 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज भी इस देश के अंदर राष्ट्रीय विरोधी ताकतें विराजमान है। आज भी इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे से नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान खालिस्तान का समर्थन इस देश में किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के अंदर केवल और दूसरी चीज सर, अब आपकी हाल ही में एक जो स्पीच होने वाली है उड़ीसा विधानसभा के अंदर, जितना उड़ीसा के अंदर होगी। इसकी प्रोसेस क्या थी, आपने किस प्रकार आपने इसके अंदर आने का सोचा और इसकी प्रोसेस क्या थी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपने क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं राजस्थान की विधानसभा में चयन होके गया था, उसकी प्रोसेस थी माई भारत पोर्टल ऐप के ऊपर एक 30 सेकंड की वीडियो अपलोड करनी थी विकसित भारत को लेके। तो उसके अंदर हजारों की तादाद में युवाओं ने वीडियो अपलोड की, उनमें से कुछ वीडियो का चयन किया गया, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन किया गया, फिर एक नोडल केंद्र बनाया गया सीकर, चूरू, झुंझुनू का। उनके अंदर हजारों की तादाद में युवा आए और उनमें से 10 युवाओं का चयन किया गया। 10 युवाओं का चयन करने के बाद उन्हें विधानसभा में भेजा गया। जैसे ही मेरा विधानसभा का कंप्लीट हुआ, फिर उड़ीसा का स्क्रीनिंग राउंड के आधार पे ये जो प्रोग्राम था यूथ पार्लियामेंट में, मेरा चयन हुआ। इसके अंदर मैं ऑनलाइन मेरी फाइल बना के, प्रोफाइल बना के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे, जो मैंने सर्टिफिकेट्स मिले हाल में पीछे कॉलेज लेवल से लेके जितने भी वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता जितने भी है, वो मैंने अपलोड की। तो फिर जूम ऐप पे मीटिंग हुई, उसके अंदर हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमसे सवाल वगैरह पूछे गए, किसी टॉपिक पे बोला गया, 1-1 मिनट 2-2 मिनट का आप बुलवाया हमसे स्पीच। उसके बाद इस प्रक्रिया से हमारा चयन कर लिया गया राष्ट्रीय स्तर के लिए उड़ीसा के अंदर। सर, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये पार्लियामेंट में स्पीच से पहले की बात है? हाँ, ये प्रोसेस थी वहाँ पे। हाँ, सर, कितना टाइम लगा आपको अपनी बात रखने का वहाँ पर? विधानसभा में? हाँ, विधानसभा में 3 मिनट का हमें समय दिया गया अपनी बात रखने का। सर वो टाइम क्या फिक्स होता है कि कौन डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हैं या सामने वाले? पहले स्पीकर डिसाइड करते हैं? जी सर, फिक्स रहता है टाइम। सर जैसा आपने बताया कि आपको ओनली 3 मिनट्स मिले वहाँ पे बोलने के लिए, केवल 3 मिनट्स। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि उन 3 मिनट्स में आपने जो बोला, पर जो पीछे रह गया, आप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच के आए होंगे, न जाने कितने प्रैक्टिस करके आए होंगे आप। आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी सर आप उससे पहले? देखो, 3 मिनट बोलने के लिए कम से कम 30 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। वो पवित्र स्थान विधानसभा, वहाँ का नाम सुनते ही एक थोड़ा डर था, भय हो गया था कि वहाँ जाएंगे, बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमने लगातार मेहनत की, लगातार तैयारी की, तो हमारा अच्छा रहा, हमने अच्छा बोला। और जो टाइम की रही, तो मैंने संक्षिप्त में अपनी पूरी बात कहने का प्रयास किया वहाँ। सर वो मुद्दा क्या था जो आपको वहाँ मुद्दा, पहले ये बताइए कि मुद्दा आपको दिया गया था कि आपने अपने मन से या फिर उन्होंने? मुद्दा डिसाइड किया जाता है पहले। अच्छा, तो वो क्या था सर आपका टॉपिक वहाँ पे? संविधान की 75 वर्ष की यात्रा। अच्छा, तो सर उसको एक बार आप ब्रीफ में बता दीजिए कि क्योंकि वहाँ पर आपको 3 मिनट मिले टोटल, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके मन में जो था कि आप बोलना चाहते और भी कुछ बोलना चाहते थे उसके ऊपर, तो वो चीज़ आप जो वहाँ पे रह गए, वहाँ पे नहीं बोल पाए, वो आज आप यहाँ पे अपने यूथ को बता सकते हैं। देखो, वो विधानसभा का एक प्रतिष्ठित मंच था। बिल्कुल। वहाँ जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने ऐसा कंटेंट ढूंढा और जो बात मुझे बोलनी चाहिए थी, मैंने पूरा प्रयास करके वहाँ वो बात बोलने की कोशिश की। फिर भी बोलने के लिए तो बहुत होता है, 1 घंटे भी लगातार बोल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे की बात भी 3 घंटे के अंदर समझाने का प्रयास किया। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा, आज हमारे संविधान की यात्रा को 75 वर्ष तो हो गए हैं, बिल्कुल, लेकिन आज भी हमें अपने अधिकार तो पूर्ण रूप से चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि देश के लिए दौड़ सको तो दौड़ो, चल सको तो चलो, रेंग सको तो रेंगो, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करो। क्या बात। जैसे आपने ये ब्रीफिंग करी इसको थोड़ी सी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि युवा के लिए आपके पास में क्या क्या मुद्दे हैं फिलहाल? अब क्या क्या मुद्दे अपने मन में विचार करके रख रखे आपने? देखो, युवाओं के हित के बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जो यूथ पार्लियामेंट होती है, इसके अंदर मुद्दे पहले डिसाइड होते हैं और उन्हीं मुद्दों पे हमें अपनी बात रखनी होती है।
मैं आपसे आगे पूछना चाहता हूँ कि फिलहाल आपकी स्टडी के बारे में पूछे तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं सर आप फिलहाल? मेरी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कटवातल से ग्रेजुएशन चल रही है और मेरी स्कूल लाइफ थी वो मेरी गांव की स्कूल से हुई थी और कॉलेज मेरी यहाँ से कटलातर से चली रही है और मैं गांव की स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। आप कुल मिलाकर के आप एक गांव के नौजवान हैं। हाँ जी। तो सर गांव का जीवन बताइए, गांव के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, गांव का साधारण जीवन होता है। सभी किसान मजदूर वर्ग परिवार से आने वाले लोग होते हैं, सभी अपनी मेहनत करते हैं और गांव गांव ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपस में भाईचारा प्रेम मिलता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े तैयार मिलते हैं, वो स्थान गांव ही है। जैसे आज तो आप कॉलेज लाइफ में सर आप कौन सी ईयर में फिलहाल अभी? मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में। तो स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ के अंदर कभी आपने स्पीच दी है? देखिए, मैंने जो भी सीखा है मेरे उस गांव की स्कूल से सीखा है, गांव की गवर्नमेंट स्कूल से सीखा है। एक किस्सा याद आ गया मेरे गांव की स्कूल का, बता देता हूँ कि वहाँ जब प्रार्थना सभा होती थी तो जीके के क्वेश्चन और कुछ विचार बुलवाए जाते थे सामने खड़ा करके। मुझे एक दिन जीके के क्वेश्चन के लिए खड़ा कर दिया तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो मेरे ऊपर से लेके एडी से लेके चोटी तक पूरा शरीर कंपन कर रहा था, मैं बोल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे मतलब मैं बोलने लगा, मुझे खुद को महसूस हुआ कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे बोलना इतना कंपन क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कभी अच्छी चीज विचार बोलने का मौका दिया, कभी न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरी बात कि उस स्कूल से मुझे तैयार किया गया है, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके भेजा उस स्कूल से जो एक बेझिझक सबके सामने बोल रहा है। आप समझो मेरी बात को कि एक गांव से पढ़ा हुआ एक छात्र जो शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वो डरा हुआ होता है, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन हमने तो कॉलेज में जाके सीधे लट गाड़े थे। हमें प्रोडक्ट ही ऐसा स्कूल लाइफ से तैयार करके भेजा गया था। जो चीजें आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही है, लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं, मतलब लाखों रुपए लगा के भी बच्चा बोल नहीं पा रहा है, 5 व्यक्तियों के सामने अपनी बात नहीं कह पा रहा है, वो पढ़ाई किस काम की। गांव के सरकारी स्कूल से ऐसा तैयार किया गया, एक अच्छा तैयार किया, अच्छा बोल रहा हूँ आज मैं। सर आई थिंक द मेन रीजन बिहाइंड कि आज आप इतनी पावरफुल स्पीच दे पा रहे हैं वो टीचर्स है उस सरकारी स्कूल के। हाँ, टीचर्स भी है और भी मतलब बहुत लोग हैं जिन्होंने मोटिवेट किया है। इसके पीछे टीचर्स तो है ही, लेकिन जब मैं कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर प्रवेश किया तो मेरा संपर्क राष्ट्रवादी संगठन एबीवीपी से हुआ, जिसने मुझे एक मंच दिया, राष्ट्रीय हित में काम करने का मौका मिला। एबीवीपी की बदौलत ही आज मैं बोल पाता हूँ। वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। मेरे स्कूल लाइफ के टीचर्स के बाद एबीवीपी ने मुझे बोलना सिखाया है। क्या बात है सर। वैसे मैं पूछना चाहूँगा सर कि सर आप एबीवीपी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? एक एबीवीपी एक छात्र संगठन है राष्ट्रीय हित का, कॉलेज यूनियन टाइप का बोल सकते हैं? हाँ जी। सर मैं पूछूं, बचपन से पूछता हूँ सर, आपके फ्रेंड किस टाइप के थे सर बचपन में? क्या देखो आप तो मुझे लगता है कि सिंसियर टाइप के लगे बचपन से ही, बदमाशी वगैरह आपके स्वभाव में है या नहीं है, आप ये खुद ही बताएंगे। देखो, मेरे एज से बड़े थे, उनसे मेरी मित्रता थी। अच्छा। अनुभवी लोगों के पास में बैठता हूँ, जहाँ ज्ञान मिलता है, सम्मान मिलता है, उनके पुराने किस्से सुनने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों के पास में बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर वो चीज़ें मैं लोगों के बीच में बताने का प्रयास करता हूँ कि पहले लोग कैसे स्ट्रगल करते थे, कैसे संघर्ष करते थे और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। खास करके यूथ की बात है कि सर यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो, यूथ है, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है। युवा ही इस देश के भावी कर्णधार है। जिस तरह हम युवाओं को चलाना चाहेंगे उस तरफ युवा चलेंगे। आज सीकर एजुकेशन हब है,
या लाखों लाखों की तादाद में बाहर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहाँ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि नशे की गोलियां बिक रही हैं, खुलेआम ड्रग्स की गोलियां सप्लाई हो रही। यह भी चिंताजनक है हम सबके लिए। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। कुछ हद तक कार्रवाई भी हो रही है। पत्रिका की मुहिम चलाई भी थी, भास्कर भी मुहिम चलाता है, नशे को लेके जागरूक करता है लोगों को, शिक्षा की नगरी को नशे से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। सर जो युवा जो इस चक्कर में फंसा हुआ है, जो कि है ऑलरेडी, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उसे ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो नशा करने से पहले अपने उस परिवार के चेहरों को देखे जो मेहनत करके उस पे बिलीव करके उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वो 100 रुपये मांगता है तो उसे 500 रुपये भेज रहे हैं। उनकी मेहनत को देखे, उनके आपके झूठ में भी झूठ को भी सही मान रहे हैं। कुछ अभिभावक जैसे हमें पता चल जाता है कोई झूठ बोलता है तो पता चल जाता है इसकी बात झूठी है, लेकिन पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं तब भी उन्हें लगता है हमारा बेटा सही बोल रहा है, क्योंकि उन्हें बिलीव होता है कि मेरा बेटा हमें झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज युवा गुमराह कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। सर क्या बीतेगी उस माँ बाप के दिल पे जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा बेटा झूठ बोल करके ये काम कर रहा है? बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, जिसके लिए वो त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे पढ़ाते हैं और उनकी भावनाओं के साथ मजाक करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके ऊपर युवाओं को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर हाल ही में हमने बातचीत करी थी मुकुल जी से, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर चर्चा करी थी कि सेक्टर के अंदर ये चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, कि स्पीच जैसे आपकी लाइफ की पहली स्पीच के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो। पहली स्पीच वही मेरी गांव की स्कूल, जी सर। 15 अगस्त का प्रोग्राम था। वो टूटी फूटी स्पीच हाँ, आज हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो पहली स्पीच क्या स्पीच और क्या टॉपिक था आपका? मेरी स्पीच ही 15 अगस्त पे थी, देशभक्ति स्पीच थी। उसके अंदर यही बोला था मैंने कि जब जब देश को बलिदानों की जरूरत पड़ती है तो भारत की माताएं झोली भर भर के बलिदानों की देती है। भारत के युवा देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसी मेरी टूटी फूटी राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा देने वाली स्पीच थी। उसमें यह भी था कि ये जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके दुश्मन की गोली झेलें, हम यहाँ रह के भी देश के अंदर भी भ्रष्टाचार, अन्याय, बेरोजगारी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। देश की एकता को कायम रख रहे हैं, वो देशभक्ति है। बिल्कुल सर। सर आपके गांव, आपके परिवार और आप जहाँ पढ़ते थे उस जगह के बारे में क्या आप कुछ बताना चाहते हैं सर? देखो, मैं छोटे से गांव कुड़ली से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव मेरा परिवार है। मेरे गांव से जो मुझे सम्मान मिलता है, अपनापन मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरा गांव ही मेरा पूरा परिवार है। गांव का प्रत्येक सदस्य अपना है। और स्कूल की बात कर रहे हो तो स्कूल मेरे घर से मात्र 70 से 80 मीटर दूरी है, थोड़ी सी दूरी है। उसी स्कूल में मेरे दादाजी 14 साल प्रधानाध्यापक रहे थे। 2010 तक 14 साल वहाँ ड्यूटी की। उसके बाद मुझे 4 साल वहाँ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पूर्व में भी मैं टैगोर पब्लिक स्कूल भारद्वासी में पढ़ चुका हूँ, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ चुका हूँ, संबल चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में पढ़ चुका हूँ। कई स्कूलों में मेरा पढ़ना हुआ है। सर स्कूल चेंज करने के पीछे क्या करना आपको पसंद नहीं है क्या? देखो, एक ही डर था, थोड़ी मेरी इंग्लिश और मैथ वीक थी और टीचर्स का डर था। तो बचपन में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्कूल चेंज का रहता था, इस यहाँ भी नहीं पढ़ूंगा, वहाँ भी नहीं पढ़ूंगा, यहाँ भी नहीं पढ़ूंगा। फिर गांव की स्कूल में अच्छा लगा, अच्छा पढ़े, अच्छा हुआ सब। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट के बारे में या फिर इसके चयन के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? देखो, यूथ पार्लियामेंट के लिए जो कॉलेज के अंदर एनएसएस होता है, एनएसएस के टीचर्स ग्रुप बना के रखते हैं, तो उसके अंदर एक यूथ डायलॉग हुआ था, गवर्नमेंट ने करवाया था। बिल्कुल सर। उसकी मेरे पास डिटेल भेजी।
तो यूथ डायलॉग के अंदर मेरा चयन नहीं हो पाया क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, इतने एक्टिव भी नहीं थे, इस चीज़ का पता भी नहीं था। फिर मैंने इसकी यूट्यूब से जानकारी ली, गूगल से जानकारी ली, फिर माई भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया, फिर डिटेल्स आने लगी, फिर मैं हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने लगा। अभी माई भारत पोर्टल पे सिविल डिफेंस का चल रहा है कि आप देश के नागरिक होने के नाते देश की क्या मदद कर सकते हैं, उसमें भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। जब भी देश मुझे बुलाएगा मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूँ। सर एक दूसरी चीज़ मेरी ये है कि आप जैसे एज ए कोई पर्सन हो, का कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी कि कोई भी उम्र का हो, मैं पूछना चाहता हूँ अगर वो पहली बार स्पीच देने जा रहा हो, उसका फर्स्ट टाइम है, तो आप उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आप उसे कैसे गाइड करेंगे? देखो, पहले टाइम स्पीच देने जाए स्टूडेंट, आराम से खड़ा हो जाए, ऐसे समझे नहीं कि मेरे सामने कोई बैठा है, बेफिक्र होके बोले, आंखें बंद करके बोल दे, लेकिन एक बार बोल दे। कई उदाहरण आते हैं कि कई स्टूडेंट खड़ा होके अपना नाम तक नहीं बोल पाते, उन्हें टीचर्स कहते हैं कि तू जा अपना नाम बोल के फिर बैठ जा, वो नाम तक नहीं बोल पाते। लेकिन धीरे धीरे एक बार बोलेंगे, आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। एक बार कलेजा खुल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें जरूरी भी है सर, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम एक भारत एक ऐसा देश है जो कि विश्व गुरु है, जो कि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेगा सर एक ना एक दिन, और करता भी है, कई की जगह करते भी है। वर्ल्ड की जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ पे हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इनको करना चाहिए सर स्कूल। बिल्कुल करना चाहिए विशाल। एक स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सभा के अंदर स्पीच दिया था तो तालियों की गड़गड़ाहट हो गई थी। बिल्कुल सर, उन जैसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सर कभी जैसे आपकी कोई स्पीच होती है, कहीं आपको बोलना होता है स्टेज पे, कहीं पे आपको लाइव परफॉर्मेंस देनी होती है, तो जैसे कभी कभार मन में आपके भी डर होता होगा कभी ना कभी, तो अब जैसे यूथ पार्लियामेंट का आपकी स्पीच थी, स्पीच तो मात्र 3 मिनट की थी, लेकिन उसके पीछे वो जो जब आप पार्लियामेंट के अंदर एंटर किए, वहां से बताइए सर, वहां से क्या मोमेंट था, वहां से क्या फीलिंग थी आपके अंदर? देखो, हमें एक दिन पहले बुला लिया गया विधानसभा में, तो लगभग 140 प्रतिनिधि थे हम, सभी साथ में थे, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। रात को नींद नहीं आई, एक डर था। रात को 2 बजे सोए, मतलब जब लोग 7 हो जाते हैं तब सोना होता भी नहीं, अलग अलग जगह से लोग थे और थे। फिर कभी कोई लाइट चालू कर देता है, कभी लाइट बंद कर देता है, कोई फैन बंद कर रहा है, कोई फैन चालू कर रहा है। वो जो आपको लोकेशन है, सारी चीजें प्रोवाइड करी थी, वो गवर्नमेंट ने करी थी? गवर्नमेंट ने की थी जी। उसके बाद सुबह 4 बजे उठ गए, नहाने धोने में लग गए सभी, क्योंकि 8 बजे विधानसभा पूछना था, 7 बजे ब्रेकफास्ट था हमारा। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सभी हम चल दिए विधानसभा की ओर। विधानसभा में एंट्री की तो हमारी जगह जगह चेकिंग होने लगी, सुरक्षाकर्मी हमारे साथ थे, हमारे फोन्स वगैरह ले लिए गए। कम से कम 4 से 5 जगह हमारी चेकिंग करने के बाद विधानसभा में मैं प्रवेश किया। विधानसभा में सर जैसे जैसे चेकिंग हो रही थी, आपके मन में डर बढ़ रहा था? बिल्कुल डर बढ़ रहा था, इतनी सिक्योरिटी। फिर अंदर गए, देख के विधानसभा, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, जीवन में एक बार विधानसभा जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल सर, भगवान मौका देगा या हमारे देश हमें मौका देगा तो बिल्कुल सर। विधानसभा के अंदर गए, फिर जैसे स्पीच 10 बजे स्टार्ट हो गया। उसके अंदर जो अतिथि थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रतिपक्ष नेता, एमएलए वगैरह थे। उसके बाद हमारा स्पीच स्टार्ट हुआ तो लगभग मेरा 125वां नंबर था, लगभग मेरा नंबर आया 5 बजे। मैं बैठा रहा वहाँ, फिर जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था तो मैं ऐसे पैर हिला रहा था, तो मेरे साथ में मेरे प्रतिनिधि सदस्य बैठे थे। अच्छा। वो समझा रहे थे मुझे, योगी जी आप डरना मत, आराम से बोलना, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी भाग ले चुकी हूँ। सर आपके अंदर क्या हो रहा था? थोड़ा डर तो था यार, अच्छा होगा या नहीं होगा, पूरा राजस्थान देख रहा था उसको लाइव। बिल्कुल सर। तो वो समझा रही थी मुझे। फिर मैंने जैसे मेरा नंबर आया, मैंने ठान लिया जो बोलना है, बोलो बिना डरे। तो मैंने अपना स्पीच दिया। तो
मेरा ही एक ऐसा स्पेस था जिसके अंदर सबसे बार टेबलें बजी। क्या बात। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा। स्पीच देने के बाद जो मेरा प्रतिनिधि सदस्य था वो मुझे बोलता कि मैं किसे समझा रहा था, आप तो छुपे रुस्तम निकले। फिर मैं पहले दिन गया था तो वहां मुझे कोई नहीं जानता था, सभी अपने अपने जैसे नोडल्स के साथ रह रहे थे। वहां के 140 प्रतिनिधि मुझे जानने लग गए। रात को सबके साथ अब बड़ी हंसी मजाक की, सबसे मिले। आज भी सभी मेरे कांटेक्ट में हैं, सबसे अच्छे लिंक हो गए। हर जिले से युवा कांटेक्ट में हो गए। एक अपनापन देखने को मिला वहाँ। सर वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं राजस्थान से ही थे सर? हाँ जी सर, या राजस्थान के बाहर से भी थे? ओनली राजस्थान। सर आपके साथ में कौन कौन गए थे वहाँ पे जिसने आपका मनोबल बढ़ाया या फिर आपके साथ में थे हर वक्त? देखो वहाँ ऐसे तो किसी की जाने की परमिशन नहीं थी कोई साथ में जाए, लेकिन जो प्रतिनिधि साथी थे, जैसे सीकर से तो मैं एक ही था एकमात्र, झुंझुनू और चूरू से थे तो हम सभी साथ में गए थे। सर आपको इतना बड़ा मंच मिला बोलने को, आपने इतना अच्छा स्पीच दिया, एकदम पावरफुल इम्पैक्टफुल स्पीच दिया सर, कि एक बार कोई सुने भी तो वो बात उसके दिमाग में घर कर जाए सर। आपको स्पीच देने के पहले और स्पीच देने के बाद में कैसा फील हुआ आपको खुद को सर? पहले थोड़ा एक डर था, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोल पाएंगे अच्छा या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जैसे स्पीच दिया थोड़ी खुशी भी हुई और थोड़ा भावुकता भी आई कि हम इतना अच्छा बोल दिया। फिर मन में हुआ कि यार एक सामान्य परिवार से आने वाला एक छात्र, एक युवा विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, मेरे लिए गर्व की बात थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मंच मुझे मिलेगा अपनी बात रखने का। मैंने मजबूती से अपनी बात कही। क्या बात सर, आज आप एक अपने आप को देखते हैं और एक आप ही की उम्र का युवा जो कि गलत आदत में फंसा हुआ है सर, कुछ और गलत आदत है, तो उनके आप क्या डिफरेंस बताएंगे कि क्या फर्क रह गया उन दोनों बीच में से? देखो हर युवा के अंदर खूबी होती है, बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि वो स्पीच ही दे अच्छा, लेकिन स्पीच देना जरूरी है। आज के युग में बोलना जरूरी है, 5 लोगों के सामने अपनी बात रखनी आनी चाहिए, तभी आपको कोई समझ पाएगा। कोई समझ नहीं पाएगा, आप बता नहीं पाओगे, दिल की बात अंदर ही रह जाएगी। दिल की बातें बाहर समझाना अच्छी तरह आनी चाहिए। युवा को नुकसान होता है, वो गलत आदतों में चला जाता है, वो उसके लिए हानिकारक होती है, उसके जीवन के लिए हानिकारक होती है। बाकी खूबियां हर युवा के अंदर है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। क्या युवा को अपनी खूबियां ही ढूंढनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। सफल होगा वो युवा होगा, असफल होगा वो युवा होगा। लोगों की इधर उधर की बातों पे ध्यान न देके अपने फ्यूचर पे, अपना जो गोल है कि उसके ऊपर फोकस करे। अब जो टॉपिक चल रहा है सर फिलहाल, हम सब जानते हैं वॉर का माहौल चल रहा है सर। वैसे वार सीज फायर हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पर फिर भी मुद्दा है सर, बहुत पावरफुल मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया, जैसे कि सर हमने देख रहे हैं कि वॉर का समय चल रहा है, और अगर हम मीडिया की बात करें, हमारी इंडियन मीडिया लो चाहे बाहर की मीडिया लो, उनका काम क्या है सर? एक मात्र इन्फॉर्मेशन बताना और ट्रू इन्फॉर्मेशन बताना, ताकि लोगों को उस इन्फॉर्मेशन से अवगत हो सके सर। पर रिसेंटली ये देखा गया सर, वैसे तो होता रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उस बीच में उन्होंने इतना फेक रूमर फैलाया, इतना फेक न्यूज़ फैलाई, इतना फेक न्यूज़ फैलाई है कि सर भारत का मजाक बना के रख दिया उन्होंने वर्ल्ड वाइड। आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो प्रमाणित खबरें हैं, वास्तविक है, सत्य है, वही खबरें आम जनता के बीच में दिखानी चाहिए। जनता को आप सत्य पे आधारित खबरें दिखाएंगे तभी मीडिया पे विश्वास होगा। लोगों का विश्वास केवल प्रिंट मीडिया पे है, न्यूज चैनल्स पे विश्वास कम हो रहा है लोगों का। बिल्कुल सर, प्रिंट मीडिया पे अभी भी लोगों का विश्वास है, 100% बिलीव है। मैं तो मीडिया से ये निवेदन करूंगा कि आप सही और वास्तविक खबरें दिखाएं। 7 मई की बात है सर, मेरे ख्याल से आप भी जाग रहे होंगे उस रात को जब वॉर का माहौल चल रहा था। ऐसी ऐसी न्यूज़ें सुनने में आ रही सर, ऐसी ऐसी न्यूज़ें सुनने में आ रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, आईएनएस विक्रांता को अपनी जगह से हिला दिया सर इंडियन मीडिया ने, बताओ, और कराची पोर्ट को तबाह करवा दिया।
ये न्यूज़ सुन कर के एक बार को तो ऐसा लगा कि चलो पाकिस्तान हिस्सा हो गया भारत का, लेकिन जब लास्ट में ये पता चल रहा है कि ये सारे न्यूज़ फेक है, अब विश्वास किस पे किया जाए, किस पे ना किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आम और सुबह जनता के बीच में एक गलत न्यूज़ फैलाने का काम मीडिया ने किया था। मीडिया को एक जो वास्तविकता है वही चीज़ें बतानी चाहिए। कहते जंगल में आग लगी, किसने देखा? मीडिया ने देखा, मीडिया ने देखा। भाई एक मीडिया ही तो है जो सच बताती है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जो वास्तविकता है वो जनता को दिखाए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कार्य न करे, हम जनता के लिए कार्य करें, सत्यता के लिए कार्य करें, प्रमाणित आधार पे खबरें बताएं। बिल्कुल सर। तो हाल ही में हमारी इंडियन आर्म फोर्स ने एक ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों और उनके कैंप्स को उड़ाने का, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं हमारी इंडियन आर्मी की इस बहादुरी को सलाम करता हूँ, जिसने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को उड़ाने का काम किया था। और हमारी बेटियां हमारे भारत देश की गौरव है। हमारी बेटियों ने जो काम किया है वो किसी के लिए बताने का मोहताज नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो ऑपरेशन में अपना योगदान दिया है, देश हित में अपना योगदान दिया है, वो प्रशंसा के पात्र है। तो यही कहना चाहूंगा युवाओं से कि हमारी दोनों बहनों से आप प्रेरणा ले, उनको अपना आइडियल बनाए। जो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें मीडिया ने जो किया वो किया सर, लेकिन यूथ का क्या सपोर्ट बनता है जो हमारे देश को किया जाए इस वक्त के लिए? देखो, युवाओं की प्राथमिकता रहती है कि देश के अंदर एकता बनाए रखे। हमें किसी तरह का उस समय कोई मतभेद नहीं रखना है, सभी एक रहे और देश हित में अपना योगदान दे। जो सरकार की गाइडलाइंस आती है उनका पालन करे, गलत अफवाहें ना फैलाए, जो बात सत्य है वो जनता तक पहुंचाए और देश के लिए जरूरत पड़े तो मर मिटने के लिए तैयार रहे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, यहाँ तो प्रण तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। सर आज के समय में यूथ से जुड़े काफ़ी मुद्दे हैं जो कि आपको देखने को मिलते होंगे सर। मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आगे आप उनमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और किस तरह एक नेशन को पावरफुल नेशन बनाया जाए? देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा है और हमारे पास इतने युवा है तो हमारे लिए क्या कठिन है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता है जागरूकता की, एक्टिवनेस की। युवाओं के अंदर एक जागरूकता लानी होगी, देश हित के लिए उन्हें जागरूक करना होगा, अपने कर्तव्य समझने होंगे युवाओं को, माँ भारती के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना होगा। सर एक चीज़ है कि आजकल का युवा जो है नेगेटिविटी में ज़्यादा जा रहा है, तो किस तरह हम हमारे समाज को, हमारे युवा को, यूथ को एक नेगेटिविटी से दूर रखे, एक पॉजिटिव बनाए, और कैसे उन्हें एक डिसिप्लिन बनाए अपने नेशन के लिए और अपने कार्य के लिए? देखो, इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, दायित्व भी होता है कि कोई युवा गलत दिशा में जा रहा है तो उसे उधर से मोड़ने का प्रयास करे, क्योंकि ये उम्र होती है या तो आपको बर्बाद कर देती है या आपको उभार देती है। तो इसके लिए जहाँ भी कोई युवा गलत दिशा में जाता दिखे उसे थोड़ा मोटिवेट करें, उनको उसका जीवन का उद्देश्य बताएं, उसका लक्ष्य बताएं, उसे सही राह पे चलने को बोले। सर आप इन फ्यूचर के अंदर यूथ के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, उनके लिए क्या क्या मुद्दे उठाना चाहेंगे, तो यूथ के लिए आप आगे इम्पैक्टफुल कार्य करेंगे, तो उसके लिए बताइए क्या क्या करना चाहेंगे? देखो, हमारा उद्देश्य तो यही है, जैसे युवा संसद में जा रहा हूँ, युवा संसद का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा जागरूक हो। एक कई युवा है जिनको कोई मंच भी नहीं मिल पाता है, बहुत सी प्रतिमाएं हैं जो बहुत अच्छी अच्छी सिंगिंग करते हैं, उनको एक अच्छा मंच मिले। कलाएं हैं, युवाओं के अंदर ही अलग अलग योग्यताएं हैं, हुनर है उनका, उन हुनर को आगे लाने का काम भी हम युवा ही कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में जाऊंगा, तो मैं चला गया तो मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए
कि जिस युवा के अंदर टैलेंट है, उस गांव दाढ़ी किसान मजदूर वर्ग से परिवार से आने वाले उस युवा को मैं उस मंच तक पहुंचाने का काम करूं, उसके हुनर उसकी कला को मैं आगे दिखाने का काम करूं। सर आपकी नेक्स्ट स्पीच कब और कहाँ होने वाली सर? मेरी नेक्स्ट स्पीच उड़ीसा के अंदर होने जा रही है, जो 26 तारीख से 31 तक चलेगी, और इसका विषय रहेगा विकसित भारत 2047 और भारत की संस्कृति, पर्यटन, सतत विकास, ये टॉपिक रहेंगे। सर जैसे आज हमने यूथ की बात करी तो यूथ के अंदर हमारी महिला भी आती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आज की हमारी यूथ महिला है उनके विकास के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमारी बहनें, भारत की नारी शक्ति केवल रोटियां बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है, वो हर क्षेत्र के अंदर हर फील्ड में अपना 100% देती है और दे भी रही है। आज भारत के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारी बहनें नहीं है। बिल्कुल कोई सा भी क्षेत्र देख लिए, महिलाएं पुरुषों के साथ इस देश के विकास में, राष्ट्र के हित में कंधा से कंधा मिला के अपना योगदान दे सकती है। हमने देखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विमिता सिंह ने क्या शानदार ब्रीफिंग की है, और सलाम देता हूँ उन दोनों बहनों को, हमारे देश के। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, आज का हमारा यूथ हमारे भारत के, हमारे राजस्थान के गौरव से, उसके कल्चर से दूर होता जा रहा है। सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे जो भारत की संस्कृति है वो भारत का गौरव है। युवा भारत की संस्कृति से दूर हो रहा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन उस युवा को हमारी संस्कृति का मोड़ने का काम भी तो हम ही करेंगे। और ये जो पश्चिमी संस्कृति हम अपना रहे हैं, इसकी शुरुआत हम ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। हमें पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। जहाँ राजस्थान के अंदर अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है, कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता पूजते हैं, ऐसी संस्कृति हमारी रही है, एक गौरवशाली संस्कृति रही है। युवाओं से मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति को अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, हर देश के अंदर अपनी संस्कृति का डंका बजाए। धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो आप सभी युवा से मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने देश की कलाकृति संस्कृति को ना भूलें और देश की धरोहर को बचा के रखें, क्योंकि इसे हम सालों साल नहीं, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक आसमान रहेगा, हमें हमारे देश की संस्कृति को बचा के रखें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप जैसे युवा को देखते हैं जो अपने देश की धरोहर को आगे बढ़ाने में इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का सारा युवा आप जैसे ही कार्य करे सर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का युवा इनसे कुछ सीखे और आप ऐसे लोगों को अपना आइकन बनाएं जो वाकई में यूथ के लिए काम कर रहे हैं। तो लीजिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज का एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैं आपसे बात करके। धन्यवाद एक बार पुनः आपकी समस्त टीम का आपका धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जल्द मिलेंगे आपसे वापस हम इसी शो के अंदर, कॉफी विद स्टोरी फाइलर के अंदर। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, भले ही वो हमारे घर की बात हो, सोसाइटी की बात हो, चाहे कंट्री की बात हो। जब तक हम खुद आकर के उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक वो सोल्व नहीं होने वाली है। खास करके ये बात हमारे यूथ के लिए है जो संघर्ष का रास्ता छोड़ के शॉर्टकट की ओर भाग रहा है, उसके लिए बात है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेट्स कम अहेड एंड फेस द प्रॉब्लम एंड लेट्स सोल्व इट। तो लिए आपसे भी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में कॉफी विद स्टोरी फाइलर के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।